नमस्कार मित्रों, सीजी जॉब एजुकेशन में स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की आज की ये हमारी 10वीं क्लास है। इकाई 10 है, यूनिट 10 है, जिसमें सामाजिक विज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रतिदिन शिक्षक भर्ती 2025 शिक्षक वर्ग 2 सभी विषयों के लिए उपयोगी हैं। आज के इस यूनिट में हम भारत के अध्ययन पर बात करेंगे, जिसमें भू आकृति प्रदेश, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजनाएं, उद्योग एवं मानव संसाधन पर चर्चा होगी। तो जो भी साथी पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले वाले सभी वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए आज की सेशन हम यहीं शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है भारत के संबंध में, भारत के भू आकृति प्रदेश के संबंध में। भारत की भू आकृति प्रदेश की जब बात आती है तो भारत की भौतिक स्वरूप की बात आती है, भारत की भौगोलिक संरचना की बात आती है। अगर मैं बात करूं भारत की भू आकृति प्रदेश की, तो देश में लगभग 10.6% क्षेत्र में पर्वत है। जी हाँ, पर्वत से ये पूरा घिरा हुआ है। 10.6%, 18.5% क्षेत्र पहाड़ियों से ढका हुआ है और 27.7% पठारों से ढका हुआ है। इसी तरह 43.2% क्षेत्र विस्तृत मैदान है। अर्थात इन सबों को यदि हम काट दें तो 43.2% विस्तृत मैदान है, जिसमें इंसान रहता है और जो भी अन्य क्रियाएं होती है। ठीक है, जब बात होती है भू आकृति प्रदेश की, तो हमारे भारत में 4 प्रकार के भू आकृति जो भौगोलिक दशाएं हम भू आकृति प्रदेश हम देखते हैं। और ये 4 है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। आइए हम इन चारों पर एक एक करके थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। उष्ण, देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब ये उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा 2000 किलोमीटर और पश्चिम में 500 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। कौन सा? आपका उत्तर जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये मोड़दार पर्वत क्षेत्र है, जिसका आकार तलवार के समान दिखाई देता है, क्योंकि तलवार भी क्या है भाई, मोड़दार रहता है ना, इसलिए इसकी जो आकृति है तलवार की तरह दिखाई देता है। हिमालय की स्थिति के ऊपरी सीमांत में सिंधु नदी के ब्रह्मपुत्र नदी, अर्थात जो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक ये जो है फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ। इसी में एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको एक बार ध्यान दीजिए। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश, जिसमें प्रथम अंटार्कटिका, द्वितीय आर्कटिक है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे उत्तर का विशाल क्षेत्र की। अब इस मैदान की स्थिति हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में है। किसका? उत्तर का विशाल मैदान। अब इसका जो निर्माण है क्वांटरीव या नियोजक महाकल्प के प्लास्टिसीन एवं होलोसीन युग से इसका निर्माण माना जाता है। और हिमालय से जितनी भी निकलने वाली नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सिंधु हो, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां, ठीक है, यहीं से निकलती है। इसके अलावा बात करूं मैं प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली जो नदियां हैं, जिसमें सोन नदी चंबल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के जमा करते जाने से उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। और ये इसे जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ये मैदान धनुष आकार में है। कौन से आकार में है? इसके पहले हमने पढ़ा वो तलवार के आकार में था, और ये जो मैदान है आपको धनुषाकार में दिखाई देता है। और 3200 किलोमीटर देश के 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये विशाल रूप से फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई 480 किलोमीटर और इसके पूर्व में 145 किलोमीटर है। पश्चिम में 480 और पूर्व में 145 किलोमीटर है। क्लियर है? और इस क्षेत्र में नदियों द्वारा जो जमा की गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से यहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाती है। और इसीलिए इस क्षेत्र में
ज़्यादातर धान वगैरह की खेती होती है, जिसके कारण से भारत का अनाज का कटोरा कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, जो कि दक्षिण का पठार होता है। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है ये क्या है, विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार है। और ये प्राचीनतम जो पठार है गोंडवाना भूमि का भाग है, जो आर्कियन काल के चट्टान से बना है। ये कौन सा भाग है, गोंडवाना भूमि का। ठीक है, इसकी जो आकृति है त्रिभुजाकार है और इसका जो विस्तार है 16 लाख किलोमीटर तक क्षेत्रफल, ये 16 लाख किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश यही है। कौन सा आपका, तो प्रायद्वीपीय पठारी जो भाग है सबसे बड़ा भौतिक दृष्टिकोण, भौगोलिक प्रदेश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं। चलिए कुछ पर्वतों की मैं बात कर लेता हूँ। पूर्वी घाट पर्वत, ये उत्तर में महानदी घाटी, जिसको उड़ीसा से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक समुद्री तटीय मैदान से समांतर तक ये फैला हुआ है। याद रखना, जो पूर्वी घाट पर्वत है वो उत्तर में महानदी घाटी जो कि उड़ीसा से, तथा ये नीलगिरी पहाड़ी तक समुद्री तट मैदान के समांतर ये जो है फैला हुआ है। ठीक है, कौन सा आपका, पूर्वी घाट पर्वत। अरावली पर्वत की बात करूं, जो कि विश्व का प्राचीनतम पर्वत में से एक है। याद रखना, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो विश्व के प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत में से एक है ये। ठीक है, तो जो गुजरात से दिल्ली तक लगभग 850 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है। और जैन धार्मिक स्थल दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू इसी में स्थित है, अर्थात दिल्ली के निकट दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, आपके अरावली पर्वत को। विंध्याचल पर्वत, जो कि परतदार चट्टानों से निर्मित, इस पर्वत के अधिकांश भाग में लाल पत्थर की अधिकता है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड इत्यादि जगहों पर ये स्थित है। सतपुड़ा पर्वत की बात करूं तो ये जो पर्वत है साथियों, वो उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी के बीच काली मिट्टी के प्रदेश में ये स्थित है। और ये गुजरात से पश्चिम बंगाल तक महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर का पठार आदि के रूप में ये विकसित है। और सर्वोच्च छोटी पचमढ़ी स्थित धूमगढ़ भी इसी पर्वत के बीच में है। ठीक है, दक्षिण का सर्वोच्च शिखर। आगे बात करूं तटीय मैदान या द्वीप समूह। ठीक है, तो इसमें तटीय मैदान या द्वीप समूह में पश्चिम तटीय मैदान आती है। और इसमें कच्छ की खाड़ी से लेकर अंतरिप तक ये मैदान फैला हुआ है। और इस मैदान की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर तक है, जो कि नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मुहानों पर इसकी चौड़ाई सर्वाधिक 80 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। पूर्वी तटीय मैदान की बात करूं तो तटीय मैदान ये स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। और ये पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में ये अधिक चौड़ा है, जिसका मुख्य कारण गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण करना है। ठीक है, और ये जो है दो प्रमुख झीलें हैं इस तट पर। एक है झील उड़ीसा, चिल्का झील जिसको कहा जाता है, उड़ीसा में है। और दूसरा है पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा में स्थित है। ये दोनों लैनोन झील के उदाहरण है। ठीक है भाई, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की। ठीक है, देखो प्राकृतिक वनस्पति भारत में वर्षा का, देखो वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। भाई हमारे देश की जब बात होती है तो हमारे देश में कई तरह के मौसम हैं। गर्मी भी आता है, वर्षा का भी आता है, शरद ऋतु भी आता है, शीत ऋतु भी आता है। तो हमारे यहाँ जो है जितना आनंद भारत में रहने से है, अन्य देश में उतनी आनंद नहीं मिलती। यहाँ आप बरसात का भी अनुभव लो, यहाँ आप ठंड का भी अनुभव लो, यहाँ आप गर्मी का भी अनुभव लो, है ना। तो भारत में वन जो है वर्षा का अनुसरण करता है। जो वन है वर्षा पर निर्भर करता है। अच्छी वर्षा होगी, वन ज्यादा हरा भरा रहता है। तो भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो वन है
वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है, जहां ज्यादा वर्षा होती है ना। अगर बात करूं मैं विषुवतीय रेखा के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा वर्ष भर होती है। देखो, जो विषुवतीय रेखा है उसके आसपास वर्षा होते रहती है, पूरा साल भर वर्षा होती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों को या इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। क्लियर है। अब ये जो उष्णकटिबंधीय वन है इसको विषुवतीय वन या सदाबहार वन भी कहा जाता है, याद रखना। इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। ठीक है। और ये कहां पाया जाता है? जहां अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट बात करता हूं साथियों, यहां पर एक चीज याद रखो, भारत में शिलांग पठार के आसपास का जो क्षेत्र है, पश्चिम घाट का क्षेत्र अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। और यहाँ सदा हरा भरा रहता है, क्योंकि यहाँ 12 महीना क्या होता है भाई? वर्षा होती है। चूंकि वर्षा होगी, हरे भरे रहेंगे, तो ये पेड़ पौधे घने आबादी वाले रहेंगे, घना पेड़ पौधा रहेगा। सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा धरातल तक, है ना। हरा भरा है, पूरे पेड़ पत्तों से ढका हुआ है, तो सूर्य का प्रकाश कहाँ पहुंचेगा? यहाँ कटीली झाड़ियां भी पाई जाती है। उदाहरण की बात करूं, राजस्थान और प्रायद्वीपीय पठार के भीतरी भाग, जहां 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है। ठीक, चलिए। पश्चिमी तटीय मैदान पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और सदाबहार वन कहाँ के आसपास पाए जाते हैं, तो हमने बात किया। ठीक है। आगे मैं बात करूं, देखिए यहां पर शिलांग पठार के आसपास के क्षेत्र में सदाबहार वन वर्षा वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहां भी वर्षा की मात्रा 2 से 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। राजस्थान एरिया में नहीं होती ना, कम होती है। ठीक है। लेकिन कुछ अंदर के हिस्सों में वर्षा ज्यादा होती है। आगे बात करूं मैं साथियों, एक जरूरी चीज जो कि आपको याद रखना है। देखिए, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी वर्षा वाला वन पाया जाता है। कहां कहां मिलता है वर्षा वाला वन? कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा होती है, जो कि उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है। तमिलनाडु के वर्षा वन क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है, इसलिए वहां वनों की सघनता पश्चिम घाट से पश्चिमी और पश्चिमी घाटी मैदान में ये दिखाई देता है। ये सघनता कोरोमंडल तट पर दिखाई नहीं देता। ठीक है। इसके अलावा बात करूं मैं अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर जो शिलांग के पठार हैं, वहां पर भी सदाबहार वन या वर्षा वाले वन पाए जाते हैं, जहां पर 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, छोटी छोटी पॉइंट्स की बात है। ये पीडीएफ है, अच्छे से इसको आप अवलोकन करेंगे टू दी पॉइंट। जो चीजें डार्क में हैं उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो वृष्टि छाया क्षेत्र में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में जो कटीली झाड़ियों वाला वनस्पतियां देखने को मिलती है। ठीक है। वनस्पति स्वयं पर्यावरण की दशाओं और जल की उपलब्धता के आधार पर ढाल लेती है। पर्यावरण के लिए देखो, यह उदाहरण के लिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक जल की उपलब्धता है भाई। जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां जल भी ज्यादा रहेंगे, और जिसके कारण वर्षा वाले वन, सदाबहार वन वहां ज्यादा होगी और चौड़े पत्ते वाले वृक्ष ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो ये एक कहना चाहिए एक प्रक्रिया है। जहां ज्यादा वर्षा होगी वहां हरे भरे पेड़ दिखेंगे, क्योंकि जल से ही तो हरे भरे होंगे ना भाई। तो ये वृक्ष अपने चौड़े पत्तियों के माध्यम से भूमिगत जल का वाष्पोत्सर्जन करते हैं और पर्यावरण की नमी की मात्रा को बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करूं तो पश्चिमी भारत में पठारी भारत के भीतरी भागों में वनस्पतियों ने स्वयं को बचाने के लिए पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लिया है, और यहाँ पर क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है और वो केवल जीवित रह पाता है। ठीक है। तो हिमालय के तराई क्षेत्र के नीचे उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक और मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक मानसूनी वर्षा हमको देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा बात करूं मैं, जैसे अभी मैंने कहा सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और इसके अलावा
वायुमंडलीय तापमान बढ़ने पर जो सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है और इन क्षेत्रों के वनों को पतझड़ वन, पर्णपाती वन या मानसूनी वन कहा जाता है, जो झड़ने लगते हैं, है ना। पेड़ पौधे झड़ने लगते हैं तो वो पतझड़ वाले वन कहलाता है। और पहाड़ों में पाए जाने वाले वन जो है वर्षा का अनुसरण नहीं करता, बल्कि ये पर्वतीय वन ढाल का अनुसरण करता है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। ठीक है, तो ये साथियों आपके प्राकृतिक जो संसाधन हैं, जिसमें अभी हमने कहना चाहिए वनों के बारे में इसमें हमने बात किया। और आगे हम थोड़ा सा और देख लें, जो टुंड्रा वन है वो 3 तरह की वनस्पतियां हमको टुंड्रा वन में देखने को मिलती है, जिसमें काई, घास और लाइकेन। देखो काई तो जानते होंगे सब, एक छोटा सा ग्रीन ग्रीन कलर का जो आपको गांव देहात में जो तरिया नदियां है ना, ओकर पथरी मन में जमे देखे पर मिल जाते, हमारे दीवार मन में देखे पर मिल जाते, जब हम गिरत रहथन बिछलत रहथन, है ना, वो मखमल से ही दिखा रहते ऊपर ले छुए ले, तो वही लगे थन काई, है ना भाई। और ये घास तो सभी जान रहे हैं। लाइकेन ये भी एक पौधा है, कांटेदार कह सकते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर वर्ष भर वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा वाले वन जो है 75% भूभाग पर हमको देखने को मिलता है। क्लियर है भाई। चलिए आगे बात करता हूं हरित क्रांति की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, यहां पे भी आपके क्वेश्चन यहां से बनते हैं। देखो, विश्व में जो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां को आपको याद रखना है। तो विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक को नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात अगर पूछा गया विश्व में हरित क्रांति के जनक की, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक अगर पूछा गया तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे साथी इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। हरित क्रांति की डेफिनेशन को थोड़ा सा समझिए। तो हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, हरित क्रांति। अब यहाँ पर हरा हरा क्रांति नहीं है, कई लोग समझने में यहाँ एरर करते हैं। तो हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि क्षेत्र में अपनाए जा रहे नए नए तकनीकी ज्ञान को हरित क्रांति कहा जाता है। देखो पहले क्या होता था, खेती किसानी करत रहे, धाने हाथ में लुआए काटे मिसाए, है ना, बेलन घुमा के मिसन। लेकिन आज का हो गए, कृषि के क्षेत्र में तरह तरह के मशीन आ गए हैं। धान जगाए के अलग मशीन, रोपा करे के अलग मशीन, है ना भाई। धान ला कटवा ओइज कर धान खड़े धान ला काठी ओला मिस दी और पूरा ठिन्ना धान ला ट्रैक्टर में जोड़ के सीधा हम घरे में भेजिया था, है ना भाई। तो ये कैसे संभव हो पाया है? आज के तकनीकी युग के कारण, तकनीकी ज्ञान के कारण ये संभव हो पाया है। और यही जब आज कृषि के क्षेत्र में जब किसान लोग नए नए टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, अर्थात जो अपनाए जा रहे नए नए तकनीक ही क्या कहलाता है, हमारा हरित क्रांति कहलाता है। ठीक है, और हरित क्रांति की जो शुरुआत है 1966-67 ईस्वी में शुरू हुई थी। ठीक है, कब शुरू हुई थी? 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत, अर्थात 1966-67 में आधुनिक मशीनें जो तकनीकी है उनका आगमन शुरू हो गया था कृषि के क्षेत्र में। क्लियर है भाई। चलिए अब हम कुछ क्रांति और उसके कारण पर बात करिए, कैसे वो क्रांति आई उसको अब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हरित क्रांति, और ये हरित क्रांति मैंने अभी कहा कृषि के विकास को बढ़ावा देने की जो क्रांति है, अर्थात कृषि के क्षेत्र में आधुनिक उपयोग, तकनीकी का उपयोग हरित क्रांति है। ऐसे ही श्वेत क्रांति क्या होता है? तो दुग्ध उत्पादन और डेयरी विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इसको श्वेत क्रांति कहा जाता है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना, नीली क्रांति कहलाता है। और पीली क्रांति, इसमें तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, पीली क्रांति कहलाता है। इसी तरह से गुलाबी क्रांति क्या है? तो झींगा उत्पादन को बढ़ावा देना, गुलाबी क्रांति कहलाता है। और भूरी क्रांति क्या है? ऊन, चमड़ा या उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करना, वो भूरी क्रांति कहलाता है।
ठीक है। इसके अलावा बादामी क्रांति, तो सरसों के उत्पादन में वृद्धि करना, और लाल क्रांति तो टमाटर या देखिए मांस, जो टमाटर इत्यादि लाल लाल चीजें हैं उसके उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है। काली क्रांति, इसमें बायोडीजल के उत्पादन में वृद्धि करना, ये काली क्रांति है। स्वर्णिम क्रांति क्या है, तो हार्टिकल्चर को बढ़ावा देना स्वर्णिम क्रांति है। इसी तरह से रजत क्रांति क्या है, तो अंडा के उत्पादन को बढ़ावा देना रजत क्रांति है। इंद्रधनुष क्रांति, तो उपयुक्त सभी क्रांतियों पर यदि हम अमल करते हैं वो इंद्रधनुष क्रांति कहलाता है। इसी तरह से अमृत क्रांति, नदी जोड़ परियोजना को बढ़ावा देना, ये अमृत क्रांति, अर्थात जल अमृत है, जल ही जीवन है और जल को हमको जोड़ना है, संयमित करना है, उनको एकत्रित करना है, तो उसके क्रांति अमृत क्रांति कहलाता है। ठीक है। तो ये हुआ हरित क्रांति साथियों। अब हम बात करते हैं भारत की बहुउद्देशीय योजनाओं की। तो जो भारत की बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, अब बहुउद्देशीय योजनाएं क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, तो भारत में बहुत सारे बांध बने हैं, परियोजनाएं बने हैं, और ये क्यों बनाया गया है, जल को एकत्रित करने के लिए, जल को कहना चाहिए उनके नष्ट होने से बचाने के लिए, जल की सुरक्षा के लिए या जल को बचाव के लिए बहुउद्देशीय जो क्रांति या बहुउद्देशीय परियोजना आई, और बहुउद्देशीय इसको नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। तो जल को हम एकत्र करते हैं तो जल को कई तरह के उपयोग के लिए हम एकत्र कर सकते हैं। एक तो विद्युत उत्पादन के लिए, आज जो है जल जहां जैसे नदी, जैसे हंसदेव नदी हमारे छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री प्लांट जो है हंसदेव नदी में स्थापित है, और हंसदेव नदी के पानी का उपयोग करके बिजली उत्पन्न की जाती है। अर्थात विद्युत उत्पादन करने के अनेकों प्लांट, सैकड़ों प्लांट जो है चल रहे हैं, और ये विद्युत उत्पादन करने के लिए जल को क्या किया जाता है, एकत्र किया जाता है। ठीक है। दूसरा इसका कहना चाहिए उद्देश्य क्या हो सकता है इस बहुउद्देशीय परियोजना का, कि नहरों के सिंचाई को विकसित करना। आज हमारा जो देश है, भारत देश कृषि प्रधान देश है, जहां पर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, और ऐसे में बांध का निर्माण, परियोजनाओं का निर्माण किसानों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए नहरों से सिंचाई विकसित करने के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं आज हमारे देश में बहुत सारे बने हुए हैं। इसके अलावा पर्यटन का विकास, अब पर्यटन के विकास के लिए भी ये योजनाएं चलती है। कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटी योजनाओं, बहुउद्देशीय योजनाओं की मैं बात कर लेता हूं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। देखो, मैं इंपॉर्टेंट पर बात करूंगा। तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर बना हुआ है, और इसका नौका परिवहन इसका उद्देश्य है, और इसमें जम्मू कश्मीर राज्य जो है प्रभावित होता है। ठीक है, इसके लाभान्वित होता है। किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर है, विद्युत उत्पादन करने के लिए है, यह भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। इसके अलावा सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, जो कि जल विद्युत सिंचाई के लिए जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा बात करूं मैं अगले परियोजना की, तो नीचे की तरफ आप देखेंगे पोंग बांध परियोजना जो कि व्यास नदी पर है, सिंचाई के लिए उपयोग है, ये पंजाब में है। ठीक है। भाखड़ा नागर परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, सतलज नदी पर बना है और जल विद्युत सिंचाई के लिए है उपयोगी, और ये पंजाब हरियाणा इससे लाभान्वित होते हैं। इसी तरह से टिहरी परियोजना जो कि भागीरथी नदी पर है, जल विद्युत परियोजना है, और ये उत्तराखंड इससे लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं अगली परियोजनाओं की, तो आपके महाराणा प्रताप सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर है और जल सिंचाई के लिए उपयोगी है, और कोटा राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। गांधी सागर परियोजना जो आपके चंबल नदी पर है और जल विद्युत सिंचाई के लिए उपयोगी है, और ये मंदसौर और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, जल विद्युत के लिए है, राजस्थान। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है और ये भी जल विद्युत के लिए है, और लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश है। राजघर परियोजना जो कि बेतवा नदी पर है, जल विद्युत सिंचाई के लिए उपयोगी है, और ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इससे
लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा अगली परियोजना की बात करूं तो कोसी परियोजना, जो कि कोसी नदी पर है, बाढ़ नियंत्रण जल विद्युत के लिए है, और ये जो है आपके भारत और नेपाल इससे लाभान्वित होते हैं। इसी तरह से इंपॉर्टेंट है आपका दामोदर घाटी परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बाढ़ के नियंत्रण जल विद्युत के लिए उपयोगी है और इससे झारखंड, पश्चिम बंगाल लाभान्वित होते हैं। इसी तरह से बात करो साथियों, जमनालाल बजाज सागर परियोजना, जो कि माही नदी पर है, सिंचाई के लिए उपयोगी है और गुजरात इससे लाभान्वित होते हैं। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, जल विद्युत सिंचाई के लिए है, खंडवा मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जल विद्युत सिंचाई के लिए उपयोगी है और ये भी गुजरात में ये लाभान्वित होते हैं। इसी तरह से अगली परियोजना की बात करूं तो काफी सारे परियोजना हैं, इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर है, जल विद्युत सिंचाई के लिए उपयोगी है, आंध्र प्रदेश में है। तो श्रीशैलम परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर है, जल विद्युत सिंचाई के लिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इससे लाभान्वित होते हैं। तो जितनी परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं को याद रखेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करता हूं खनिज संसाधन की। खनिज संसाधन, और ये संसाधन है और ये जो है मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला उद्योग है, ठीक है, उद्योग धंधा। प्राकृतिक पदार्थ, वे पदार्थ, देखो जो खनिज हैं वो प्रकृति से हमको प्राप्त होता है, जमीन के अंदर से हमको खनन से प्राप्त होता है। जो हमको जमीन से खनन से प्राप्त होता है उसी को प्राकृतिक संसाधन या उसी को खनिज संसाधन या खनिज कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूं खनिजों में। सबसे पहले आता है लोहा, और ये लोहा कहाँ से प्राप्त होता है तो धारवाड़ चट्टानों से ये प्राप्त होते हैं, और 4 प्रकार के लोहे के अयस्क प्राप्त होता है। एक होता है मैग्नेटाइट, जिसको Fe3O4 कहा जाता है, और ये सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क है, जिसमें धातु का अंश 55 से 72% पाया जाता है। इसका रंग काला होता है। दूसरा लौह अयस्क है हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है, और इसमें धातु का प्रतिशत 50 से 70 होता है, और यह लाल भूरे रंग का होता है। तीसरा अयस्क है लिमोनाइट, और यह जो है जल योनित लोहा ऑक्साइड कहलाता है, और इसमें 50% से अधिक लोहे की मात्रा होती है, और इसका रंग जो है पीला होता है। इसी तरह से बात करूं सीडेराइट, जो कि आपका लौह कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है, और इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, और इसमें लोहे की मात्रा 45% से कम होती है, और ये हल्का भूरे रंग का पाया जाता है। क्लियर है? ये 4 लोहे के अयस्क हैं, याद रखना, आपके क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। अब प्रमुख लोहे के अयस्क की बात करूं तो कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी इत्यादि से, शिमोगा, चित्रदुर्ग जिला, बेलारी इत्यादि से ये आपको लौह अयस्क मिलता है। झारखंड में देखो, कर्नाटक में आपको लौह अयस्क मिलेगा, झारखंड में मिलता है, ओडिशा में मिलता है, महाराष्ट्र में आपको मिलता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, दल्ली राजहरा, रावघाट इत्यादि में आपको लोहे के अयस्क मिलते हैं, ठीक है। चलिए कोयले की बात कर लूं तो छत्तीसगढ़ तो कोयला उत्पादन में भाई अग्रणी है। आप सभी जान रहे हैं, हमारा छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में गिनती में आती है। गोंडवाना शैल क्रम के अवसादी चट्टान से ये प्राप्त होती है, कौन? आपका कोयला। और कोयला को हम क्या बोलते हैं? काला हीरा। काला हीरा मतलब ब्लैक डायमंड भी कोयले को कहा जाता है, ठीक है। तो 1774 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में कोयले का उत्पादन सबसे पहले शुरू हुआ। याद रखना, पश्चिम बंगाल में 1774 में सबसे पहले कोयले का उत्पादन किया गया। ये मुख्यतः 4 प्रकार के कोयला प्राप्त होता है। देखो भाई, एंथ्रेसाइट जिसमें 90% से अधिक कार्बन होती है,
बिटुमिनस 70 से 90% तक कार्बन, लिग्नाइट 50% से अधिक कार्बन और पीट 50 से कम प्रतिशत कार्बन। एंथ्रेसाइट जम्मू कश्मीर में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट तमिलनाडु के नवेली क्षेत्रों में पाया जाता है और पीट ये निम्न कोयला कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे देश में जो है कोयले का उत्पादक क्षेत्र यदि मैं कहूं तो कई सारे क्षेत्र है जहां कोयले का उत्पादन होता है। जैसे पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बराकर, बरजोरा, वीरभूम इत्यादि में अर्थात पश्चिम बंगाल में कोयला उत्पादन होता है। झारखंड में कोयला उत्पन्न होता है, ओडिशा में होता है, तमिलनाडु में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में कोयले का उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करें भारत का पहला कोयला खदान तो मैंने अभी कहा रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है, और भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान वो कि झारखंड बोकारो का जो कोयला खदान है वो भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान है, याद रखना। कोयला भंडारण में झारखंड प्रथम स्थान पर है, ये भी याद रखना। क्यों? क्योंकि भाई वहां कोयला का बड़ा भंडारण है। सबसे बड़ा कोयला खदान अगर झारखंड है तो वहां पर सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण भी कहां पर होगा भाई? झारखंड में होगा, है ना। कोयला एक गैर नवीनीकरण ऊर्जा है। अब नवीनीकरण ऊर्जा मतलब बहुत जल्दी वो फिर से बन जाता है, उसको नवीनीकरण कहते हैं। और गैर नवीनीकरण जिसको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं उसको गैर नवीनीकरण। जैसे पेड़ पौधा कोयला बनना, जमीन के अंदर दबे तो हजारों लाखों साल से दबने के बाद वो कोयला बनता है ना भाई, क्लियर है। चलिए आगे बात करें पेट्रोलियम की। तो जो पेट्रोलियम है ये टर्शियरी युग की जलज अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जिसको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। यह हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। ठीक है। भारत में कुछ पेट्रोलियम खदान की बात करूं, सबसे पहले आता है आपका असम जहां पर कोयला खदान है। ठीक है, असम की बात कर लूं, असम के डिगमोई, यहाँ पर भारत का पहला प्राचीनतम पेट्रोलियम खान जो है डिगबोई है। ठीक है, याद रखना, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित है। उसके बाद राजस्थान के मंगला में थार रेगिस्तान में कोयला खदान है, और ये कि केयर्न एनर्जी ब्रिटेन द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा गुजरात में कोयला खदान है। ठीक है, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई के नाम से कोयला खदान है, जो मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा गैस और पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र महाराष्ट्र है, जो कि बॉम्बे हाई है। आंध्र प्रदेश में यह पेट्रोलियम का क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश है। क्लियर है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बात करता हूं मैग्नीज की। तो मैग्नीज, और जो मैग्नीज है वो धारवाड़ की अवसादी चट्टानों में प्राप्त होता है, और इसके अयस्क है साइलोमेलिन, ब्रोनाइट इत्यादि इसके जो है अयस्क है मैग्नीज के। भारत में इसका उपयोग मुख्य रूप से अपकर्षण जंगरोधी इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। लोहे को मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग होता है, और रंग और कांच उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रमुख उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है, अर्थात मैग्नीज का जो उत्पादन क्षेत्र कहें तो मैग्नीज का जो उत्पादन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, ये सब मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है। और भारत में सर्वाधिक उत्पादक या भंडारण जो है ओडिशा राज्य में होता है आपका मैग्नीज का। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों। आगे बात करें बॉक्साइट का। बॉक्साइट जिसको एल्यूमिनियम का अयस्क कहा जाता है, तो भारत में यह जो है क्रिटेशन युगीन संरचना में पाया जाता है, और यह जो है इसका संबंध क्रिटेशन युगीन चट्टानों के लेटराइजेशन से होता है। ठीक है, कौन सा आपका बॉक्साइट। अब ये बॉक्साइट के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र क्या है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु, ये जो है बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। और सर्वाधिक भारत की दृष्टि से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में बॉक्साइट प्राप्त होती है।
आगे बात करता हूं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट, और इस ग्रेफाइट को काला शीशा या प्लम्बगो भी कहा जाता है। ठीक है, पेंसिल के निब बनाने के लिए बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में भी बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं मैं अभ्रक की। तो देखिए भाई, भारत में विश्व के लगभग 90% अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है। जो विश्व का 90% उत्पादन हमारे भारत देश में होता है, और अभ्रक जो है आग्नेय और कायांतित चट्टानों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग तापरोधी, ताप विद्युत विरोधक पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, और इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश और झारखंड में विशेष तौर पर इन दोनों जगहों में किया जाता है। आंध्र प्रदेश, जो अभ्रक उत्पादन भंडारण में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, जहां पर कुल उत्पादन का 98% आंध्र प्रदेश में ही होता है। विश्व का 90% उत्पादन हमारे भारत में है, अर्थात भारत जो है प्रथम स्थान पर है। विश्व में भारत अग्रणी उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, किसका अग्रणी? तो अभ्रक का। आगे बात करें डायमंड, जिसको हीरा कहा जाता है। डायमंड उत्पादन क्षेत्र की बात करूं तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी जो है हीरे का उत्पादन होता है। ठीक, हीरा जो है कार्बन का सबसे बड़ा शुद्ध और कठोर तत्व है। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खान तेलंगाना आंध्र प्रदेश से पाया गया था। ठीक है, आगे बात करें सोना की। गोल्ड जिसको कहा जाता है, तो भारत में अधिकतम सोना धारवाड़ संरचना के विशेष शैलों से क्वार्टज सिराओं में मिलता है। ठीक है, और अगर हम कोयला उत्पादक क्षेत्रों की बात करें, सोना उत्पादन क्षेत्रों की बात करें, तो कर्नाटक में कोलार खान में सोना उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी स्वर्ण क्षेत्रों में ये बालू में पाया जाता है और प्रेशर भंडार कहा जाता है। और इनकी प्रमुख नदियां जहां पर सोना पाया जाता है, तो स्वर्ण रेखा झारखंड में है, सिंधु नदी जो कि लद्दाख के पास है, यहाँ पर जो है सोना पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा तांबा की बात करूँ तो तांबे का जो उपयोग है बिजली के तार बनाने में, मशीन, रेडियो, टेलीफोन इत्यादि मिश्र धातु में, मोटर वाइंडिंग, मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में तांबे का उपयोग होता है। क्योंकि मोटर वाइंडिंग से वो चीजें चलेंगी, वो मशीनें चलेंगी, और जहां मोटर वाइंडिंग होगा वहां पर तांबा का ज्यादातर उपयोग होता है। ठीक है, अब तांबा का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो तांबा उत्पादक क्षेत्रों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जहां पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, घाटशिला, खेतड़ी, मलाज खंड में खनन के अलावा ताम्र शोधन भी केंद्र भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हैं। पंचवर्षीय योजनाओं पर मैं बात कर लूँ तो पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित जो कारखानों हैं उस पर मैं बात करता हूँ। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ कारखाने खोले गए 1956 से 61 के बीच, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट जो कि रूस के सहयोग से, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से खोला गया था? तो रूस के सहयोग से, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से खुला है। राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से खोला गया है। ठीक है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड जो कि रूस के सहयोग से खोला गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आपके सेलम, विजयनगर और विशाखापट्टनम में इस कारखाने स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा एक स्थापित किया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल कहा जाता है। ठीक है, और ये सेल जो है भारत विश्व का दूसरे सबसे बड़ा इस्पात भारत देश विश्व में जो इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान पर आता है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत के स्थान प्रथम है। ठीक है, सेल भिलाई में है। ठीक है, आगे बात करें लौह उत्पादक उद्योग, और लौह उत्पादक उद्योग में बहुत सारे लौह उत्पादक कारखाने हैं जो कि कुल्टी, साकची, हीरापुर, भद्रावती इत्यादि जगहों पर ये कारखाने हमको देखने को मिलता है।
ठीक है। इसके अलावा भारत में कारखानों की बात करूं लौह इस्पात के, तो टाटा लौह इस्पात संयंत्र जिसको टिस्को कहा जाता है, ये झारखंड में है। ये निजी उत्पादक क्षेत्र है। इस उपक्रम के अंतर्गत 3 कारखाने आते हैं, हीरापुर, बर्नपुर और कुल्टी में। इसके अलावा विश्वेश्वरैया आयरन स्टील, ये भी जो है सार्वजनिक क्षेत्र का पहला लौह इस्पात कारखाना है। ठीक है। भिलाई लौह स्टील प्लांट जो है ये रूस के सहयोग से शुरू हुआ था, भिलाई में है और छत्तीसगढ़ में आता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। बोकारो स्टील प्लांट जो कि बोकारो में है, झारखंड में आता है ये, और सोवियत रूस के सहयोग से ये शुरू हुआ था। सूती वस्त्र उद्योग पर थोड़ा सा जानकारी दे दूं मैं साथियों। सूती वस्त्र उद्योग देश का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। देश का पहला सूती वस्त्र जो कारखाना है 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में इसकी स्थापना की गई, जो कि असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में कावासजी डाबर द्वारा खोला गया और 1856 में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ है। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां पर अमेरिकी वस्त्र बनाए जाते हैं। क्लियर है। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और भारत के मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक रोजगार वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है, याद रखना। ठीक है। थोड़ा सा जूट उद्योग की बात कर लूं तो भारत में जूट उद्योग का प्रथम कारखाना रिसरा कोलकाता पश्चिम बंगाल में 1859 में स्थापित किया गया। जूट उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में अधिकांश जूट कारखाने हुगली औद्योगिक क्षेत्र रिसरा से नहैटी के बीच में स्थित है। और उत्पादक राज्य प्रथम पश्चिम बंगाल है और दूसरा आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा उत्पादन जूट का पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद दूसरा उत्पादक राज्य में आंध्र प्रदेश आता है। मशीनरी निर्माण की बात करूं तो भारत भेल, जिसको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहा जाता है, यहां पर बहुत सारे मशीनरी का निर्माण होता है। इसके अलावा हिंदुस्तान मशीन टूल्स भी है, जहां पर मशीनों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा उर्वरक कारखानों की बात करूं तो भारत में पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था और भारत के प्रथम सार्वजनिक उर्वरक कारखाना 1851 में झारखंड में शुरू हुआ। भारत में एनपीके का उपयुक्त अनुपात 4:2:1 माना जाता है। याद, सर्वाधिक उर्वरक का उत्पादन गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होता है और सबसे ज्यादा उर्वरक की खपत पंजाब, क्योंकि पंजाब एकदम कृषि प्रधान है ना, तो पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाणा में सबसे ज्यादा जो है उर्वरक की खपत होती है। ठीक है। वर्तमान में 14 उर्वरक संयंत्र जो कि पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र है, भारत सरकार का उपक्रम में है 14 उर्वरक संयंत्र। क्लियर है मेरे दोस्तों। आगे हम थोड़ा सा बात कर ले मानव संसाधन की। तो मानव संसाधन तो लोग एक राष्ट्र के रूप में, अर्थात जब मानव जो है एक राष्ट्र के रूप में आ जाते हैं तो एक बड़े संसाधन का निर्माण करता है और वही मानव संसाधन है। अर्थात मानव संसाधन से बड़ा कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य हो, शिक्षित, अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास भी करते हैं। एक दूसरे पर आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, चाहे वो शिक्षा पर हो, स्तर पर हो, अर्थात शैक्षणिक स्तर, आयु, लिंग पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं और उनके लक्षण भी बदलते रहते हैं। ठीक है। लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो आज हमारा देश जनसंख्या के दृष्टिकोण से बढ़ता जा रहा है। विश्व के जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है हमारे देश में। ठीक है। दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तरी पूर्व अमेरिका घने क्षेत्रों में पाया जाता है। एशिया में देखो कहां कहां रहते हैं लोग। एशिया में रहते हैं, यूरोप में, अफ्रीका में,
मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, उत्तरी अमेरिका में रहते हैं और आर्सेनिया में भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत द्वीप समूह में भी लोगों का निवास रहता है। ठीक है, ये महाद्वीपों के अनुसार विश्व की जनसंख्या है जो निवास करता है। जनसंख्या घनत्व की बात आती है तो पृथ्वी पृष्ठ एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है और संपूर्ण विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है तो 382 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या का घनत्व है, इसको भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा साथियों आपके जनसंख्या से संबंधित है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप कहीं से भी आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। साथ ही अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आज वीडियो को पहली बार देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये हमारी 10वीं क्लास थी। इसके बाद हम अगले यूनिट पर बात करेंगे, 11वीं इकाई पर बात करेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ की भूमि, छत्तीसगढ़ की उद्योग धंधे, छत्तीसगढ़ से संबंधित पूरी विस्तार से जो चर्चा है नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 11 में इकाई 11 में होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।